नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 4 मई 2023 और स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। आज 3 आर्टिकल्स हम टोटल डिस्कस करेंगे। हिंदू में ज़्यादा अच्छे आर्टिकल्स आज है नहीं, ये छोटा सा आर्टिकल है इंडिया में रिलीजियस फ्रीडम से संबंधित। इसके बाद 2 और आर्टिकल्स जो हम डिस्कस करेंगे। एक डिस्कस करेंगे हम द न्यू इंडियन एक्सप्रेस का। ये वो वाला इंडियन एक्सप्रेस नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस पहले ना 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो गया था। एक तो इंडियन एक्सप्रेस जो आप जानते हो, एक और न्यूज़पेपर भी है जो साउथ में चलता है, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस। उसका आर्टिकल है नाइट इकोनॉमी से संबंधित। इस पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है, ये डिस्कस करेंगे। और इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है यूएन में इंडिया के रोल से संबंधित। ये रुचिरा कंबोज के द्वारा लिखा गया है, जो अभी फिलहाल यूएन में इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं। और डिस्कशन हम स्टार्ट करेंगे उससे पहले 2 चीज़ें। ये तो क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करना है। यूएन में रिसेंट में इंडिया का रोल क्या रहा है, क्या एफर्ट्स इंडिया के द्वारा लिए गए हैं यूएन को मजबूत बनाने के लिए। और एक कोट है, नो ग्रेट माइंड एवर एग्जिस्टेड विदाउट ए टच ऑफ मैडनेस। देखो, जो भी महान लोग हैं ना, उन्होंने किसी ना किसी प्रकार की अनकन्वेंशनल थिंकिंग शो की है, तभी वो ग्रेट कंट्रीब्यूशन दे पाए हैं। जैसे आइंस्टाइन है। आइंस्टाइन ने एक बार बोला था, नॉलेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इमेजिनेशन इंपॉर्टेंट है। नॉलेज तो कहीं से भी ले लोगे, लेकिन इमेजिन हर कोई नहीं कर सकता। इमेजिन आप करोगे तभी कुछ अच्छा दे पाओगे, समाज को कुछ नया इन्वेंट कर पाओगे। और भी बहुत सारे लोग, जैसे राजा राम मोहन राय मानिए, जो ट्रेडिशनल थिंकिंग थी ना, इस थिंकिंग को उन्होंने चैलेंज किया। अनकन्वेंशनल ढंग से उन्होंने सोचा कि सती प्रथा खराब है। जब भी हम अनकन्वेंशनल ढंग से सोचते हैं ना, तो वो दूसरों के लिए ना पागल वाली चीज हो जाती है कि ये पागल है, क्योंकि एस्टैब्लिश्ड चीज को आप चैलेंज कर रहे हो। यही तो है टच ऑफ मैडनेस। तो हमेशा जो भी ग्रेट माइंड यानी महान लोग हुए हैं ना, उनको पागल बोला गया है। उनके साथ पागल जैसी चीजें अटैच की गई हैं, क्योंकि उन्होंने कन्वेंशनल चीजों को चैलेंज किया, तभी वो महान बन पाए। तो ये कोट है। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज की डिस्कशन का पहला इंपोर्टेंट आर्टिकल यूएन में यानी कि यूनाइटेड नेशंस में इंडिया की एक्टिविटीज, इंडिया के रोल से रिलेटेड हैं। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। और ये आर्टिकल लिखा गया है रुचिरा कंबोज के द्वारा। 1987 बैच की इंडियन फॉरेन सर्विस की ऑफिसर हैं और अगस्त 2022 के बाद से ही ये यूएन में इंडिया की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव भी हैं। देखो, एक बात तो आपको बताता हूं शुरुआत में। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया का 8वां टर्म एज ए नॉन परमानेंट मेंबर समाप्त हो गया 31 दिसंबर 2022 को। बिगनर्स को बता दूं कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 मेंबर होते हैं, 5 परमानेंट होते हैं, 10 नॉन परमानेंट होते हैं। जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं वो 2-2 साल के लिए चुने जाते हैं रोटेशनल बेसिस पे अलग अलग कॉन्टिनेंट से। तो इंडिया 8 बार नॉन परमानेंट मेंबर रह चुका है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का, और 8वीं जो टर्म थी इंडिया की वो हाल ही में समाप्त हुई है। तो राइटर ये कहती हैं कि देखो, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, फर्स्ट इंडियन डिप्लोमेट जिन्होंने यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल को चेयर किया। तो इसके बाद राइटर ये बोलती हैं, देखो बेसिक इंडिया की जो मेंबरशिप है सिक्योरिटी काउंसिल की एज ए नॉन परमानेंट मेंबर वो समाप्त हो गई है, बट यूएन की दूसरी एक्टिविटीज में इंडिया ने पार्टिसिपेट करना नहीं छोड़ा है। इंडिया जनरल असेंबली का मेंबर तो है ही, तो एज ए जनरल असेंबली का मेंबर इंडिया बहुत कुछ कर रहा है। जैसे कि देखो, एक फंड बना इंडिया यूएन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड। ये जो फंड है ये हेल्प करता है जो गरीब देश हैं, खास करके ग्लोबल साउथ में। जैसे ये ग्लोब है, साउथ में खास करके जो अफ्रीका के देश हैं, उन देशों की मदद करता है ये फंड, ताकि उन देशों को गरीबी से निजात दिलाया जा सके। वहां पे कम से कम जो बेसिक वस्तुएं हैं वो उपलब्ध हों जो जीने के लिए जरूरी हैं। तो ये फंड है इंडिया यूएन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड। ये फंड इंडिया ने इस फोकस के साथ इस्टेब्लिश किया था
कि पूरा वर्ल्ड एक फैमिली है, जो हमेशा से इंडिया की सोच रही है, वासुदेव कुटुंबकम, पूरा वर्ल्ड एक फैमिली है और हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इवन देखो जब कोविड-19 की महामारी आई ना, तो बहुत सारे देशों ने इंडिया से मदद मांगी, इंडिया को बोला कि हमें वैक्सीन चाहिए, और इंडिया ने उनकी उम्मीद को धूमिल नहीं किया। इंडिया ने उनको वैक्सीन दी, वो भी फ्री में, और किसी देश ने ऐसा नहीं किया। वेस्टर्न कंट्रीज ने थोड़ी बहुत मदद की, बट वेस्टर्न कंट्रीज की कंपनीज ने खूब पैसा कमाया। तो इंडिया की सोच हमेशा से रही है वोल वर्ल्ड इज वन, यानी पूरा वर्ल्ड एक फैमिली है। इसके अलावा देखो जब यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का जब इंडिया मेंबर था ना, तो उस समय काउंटर टेररिज्म पर इंडिया ने काफी फोकस किया। इंडिया यूएन काउंटर टेररिज्म कमेटी का चेयरमैन था, तो इंडिया के प्रयासों से ही यूएन ने ध्यान देना स्टार्ट किया टेररिज्म के मुद्दे पर। अदरवाइज देखो यूएन की एक्टिविटीज ना टेररिज्म के इश्यू पर ना के बराबर होती हैं। काउंटर टेररिज्म कमेटी जिसमें 15 मेंबर्स हैं, यह कमेटी इंडिया में आई 26/11, यानी मुंबई में 26 नवंबर को जो हमला हुआ था, उस हमले की 14वीं एनिवर्सरी थी, उस मौके पर यह कमेटी इंडिया में आई। इससे हमारी जो लड़ाई है ना आतंकवाद के खिलाफ, वो और ज्यादा मजबूत हुई, क्योंकि यूएन ने भी टेररिज्म के मुद्दे पर ध्यान देना स्टार्ट किया। यूएन की एक्टिविटीज देखी गई टेररिज्म के इश्यू पर, और सिर्फ इंडिया के कारण। राइटर कहती हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में टेररिज्म के इश्यू पर लड़ाई और ज्यादा मजबूत होगी और पॉजिटिव आउटकम निकल के आएंगी। हालांकि देखो ये आइडियलिस्टिक बातें हैं। इसके बाद फरवरी 2023 में इंडिया यूएन कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट का चेयरमैन बना। फिर से बोलता हूं, इंडिया हाल ही में यूएन कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट का चेयरमैन बना, और एक और जो कमीशन है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था, स्टैटिस्टिकल कमीशन, उसका भी चेयरमैन बना। और राइटर कहती हैं, मैं फर्स्ट वुमन परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हूं जो इस कमीशन की मीटिंग को चेयर करूंगी, और मुझे इस बात पे काफी प्राउड है। फिर वो बोलती हैं कि आज के समय में देखो पहले के अपेक्षाकृत महिलाओं की कंडीशन काफी ज्यादा इंप्रूव हुई है, और इंडिया में महिलाओं के लिए ये अच्छा समय है। हालांकि अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। जनवरी 2023 में जो पीस कीपिंग मिशंस होते हैं ना, इंडिया की तरफ से ऑल वुमेन पीस कीपिंग कॉन्टिजेंट गया अफ्रीका में डिप्लॉयमेंट के लिए। अफ्रीका में एक जगह है अभी, अब यही जो जगह है यहां पे फर्स्ट ऑल वुमेन पीस कीपिंग मिशन गया। तो देखो ये इस बात को साबित करता है किसी भी रोल में महिलाएं कम नहीं हैं, और इस फील्ड में भी महिलाओं की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस होनी चाहिए। इसके अलावा यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन का मेंबर इंडिया बना, बाद में चेयरमैन भी बनेगा। मतलब पहले मैंने शायद ये बोल दिया था कि इस कमीशन का चेयरमैन इंडिया बना, इस कमीशन का अभी मेंबर बना है, बाद में चेयरमैन भी बनेगा। और जिस देखो इस कमीशन का मेंबर बनने के लिए जो इलेक्शन हुए थे ना, उसमें 53 में से 46 वोट्स इंडिया को हासिल हुए। मतलब कि विभिन्न देश मानते हैं इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल, केयरिंग और कंट्रीब्यूटिंग पार्टनर है, जो कि जिसके मेंबर बनने पर वैल्यू एडिशन होगा इस कमीशन में, इसीलिए तो इंडिया को इतना सारा वोट मिला। अब देखो लास्ट में राइटर ये बोलती हैं, अब इंडिया के द्वारा जो प्रपोजल दिया जाता है ना यूएन में, उसकी कदर होती है। कदर होने का मतलब उसको तवज्जो दी जाती है। जैसे इंडिया के प्रयासों से करंट ईयर जो है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया गया। मिलेट्स के बहुत सारे फायदे हैं। इंडिया इस बात को कन्विंस करवाने में कामयाब हो पाया पूरे वर्ल्ड को। अब अवेयरनेस फैलाई जा रही है मिलेट्स के फायदों के बारे में। इससे हमारे देश को भी फायदा होगा, और सबसे बड़ी बात इंडिया की जो आवाज है ग्लोबल मंच पर सुनी जा रही है, इसे विभिन्न देशों के द्वारा हाथों हाथ लिया जा रहा है। यह इंडिया के लिए काफी फख्र की बात है। लास्ट में कंक्लूजन निकालते हुए राइटर यह बोलती है कि देखो यूएन रिप्रेजेंट करता है मल्टीलेटरल सिस्टम को। मल्टीलेटरल सिस्टम मतलब जब 2 या 2 से अधिक देश एक साथ आते हैं किसी कॉमन प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। आज के समय में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो पूरे वर्ल्ड को प्रभावित कर रही हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज है, टेररिज्म है। तो यूएन अगर मजबूत होता है तो इसमें इंडिया का ही फायदा है, और इंडिया ने एफर्ट्स भी लिए हैं यूएन को मजबूत बनाने के लिए। यूएन जो है
वो ये इंश्योर कर सकता है कि वर्ल्ड में जो डेवलपमेंट आए वो ह्यूमन सेंट्रिक होनी चाहिए, ना कि किसी कंट्री सेंट्रिक। समझ गए? तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया यूएन से रिलेटेड। अब चलते हैं आगे। इसके बाद देखो नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया में नाइट इकोनॉमी से संबंधित है। आप देखो जीएस पेपर 3 से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। बहुत से लोगों के द्वारा ना ये मांग की जाती है कि नाइट में ना बहुत स्कोप है। वैसे देखो जनरली होता क्या है, नाइट में सब लोग दुकानें बंद करके चले जाते हैं, नाइट में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कम से कम होती हैं। बट ना फॉरेन कंट्रीज़ में जैसे लंदन में या फिर यूएस के कुछ शहरों में 6 से लेके 8% जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है ना वो रात को होती हैं। रात को नाइट लाइफ बहुत स्ट्रॉन्ग होती है वर्ल्ड के कई सिटीज़ में। तो इंडिया में ऐसा नहीं होता, इसलिए मांग ये की जाती है कि इंडिया में भी ना नाइट इकोनॉमी को तवज्जो दी जाए। कैसे तवज्जो दी जाए? सरकार खुद लीडरशिप ले और नाइट लाइफ बनाने में मदद करे विभिन्न सिटीज़ की। जो कानून आड़े आ रहे हैं कानून को एड्रेस करे, मतलब लीगल हर्डल्स जो हैं उन्हें एड्रेस किया जाए। इसके फायदे अनेक होंगे। सबसे पहला फायदा जॉब क्रिएशन। नाइट में अगर देखो लंदन न्यूयॉर्क की तरह 6 से 8% इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नाइट में होंगी तो एक्स्ट्रा रोजगार प्रोड्यूस होगा ना, सरकार के लिए एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट होगा। इसके साथ साथ रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा। ये सारे फायदे हैं अगर नाइट इकोनॉमी हमारे देश में इमर्ज होके आती है तो। बट देखो राइटर कहते हैं इसके बहुत सारे नुकसान भी हैं। सबसे पहला नुकसान, ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। नाइट में अगर बहुत सारे मॉल या फिर रेस्टोरेंट्स ये सब ओपन रहेंगे, लाइट्स जलेंगी, लाइट पोल्यूशन होगा, इससे शोर शराबा होगा तो नॉइस पोल्यूशन होगा। नेक्स्ट, इंपैक्ट ऑन स्लीप। आर्टिफिशियल लाइट से, शोर शराबे से जो हमारा स्लीप साइकिल है वो डिसरप्ट हो जाएगा। इससे बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स जनरेट हो सकती हैं और ये बायोडाइवर्सिटी को भी बहुत नेगेटिवली नुकसान पहुंचाता है। जैसे देखो बहुत सारे पक्षियों की डेथ हो जाती है नाइट में शीशों से टकरा के, यानी मिरर से टकरा के, और बहुत बार वो उनका जो नेविगेशन है वो गड़बड़ा जाता है लाइट्स की वजह से रात को। और सबसे लास्ट में सिक्योरिटी चैलेंजेस। सिक्योरिटी चैलेंजेस मतलब एडिशनल सिक्योरिटी सरकार को इंश्योर करनी होगी। नाइट में हमारे कई जो शहर हैं बिल्कुल सेफ नहीं है। जैसे मुंबई रिलेटिवली सेफ है बट दिल्ली बहुत कम सेफ है, मतलब बहुत दिक्कत है दिल्ली में। तो ये कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं जो दिए जाते हैं नाइट इकोनॉमी के अगेंस्ट। फिर राइटर बोलते हैं कुछ लीगल हर्डल्स और मार्केट साइज की भी बात है। मार्केट साइज मतलब देखो ज़्यादा लोग नाइट में आएंगे नहीं, थोड़े बहुत आएंगे, लेकिन उनके लिए ना रिसोर्सेज एक्स्ट्रा प्लेस करने पड़ेंगे कंपनीज को। जैसे मॉल ओपन है, मान लीजिए मॉल ओपन है, जितने लोग दिन में आते हैं शाम को आते हैं उतने रात को तो नहीं आएंगे ना, बट स्टाफ उतना ही चाहिए मॉल को, तो फिर नुकसान होगा ना उनको। मतलब फुटफॉल कम है, लोग कम आ रहे हैं लेकिन स्टाफ वैसे का वैसा काम कर रहा है, तो मार्केट साइज कम है। तो ना राइटर ये सजेस्ट करते हैं रात को देखो मेनली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री रहेगी या फिर कुछ स्पेसिफिक मार्केट लग सकती हैं। जैसे थाईलैंड में, दूसरे शहरों में ना रात को कुछ स्पेसिफिक मार्केट लगती हैं स्पेसिफिक वस्तुओं से संबंधित। तो वैसा कंसेप्ट इंडिया में आ सकता है बजाय कि पूरा मॉल ओपन रहे। इसके अलावा राइटर एक बात ये भी बोलते हैं, देखो लीगल हर्डल्स तो कई शहरों में एड्रेस किए गए जैसे मुंबई में, बट इसके बावजूद लोग ना रात को ज़्यादा बाहर निकले नहीं। एक लेवल के बाद 12 बजे तक तो अलग इशू है, बट पूरी रात जैसा सरकार चाहती है कि पूरी रात दुकानें ओपन रहें, वैसा नहीं पॉसिबल हुआ हमारे देश में। और हमारे देश में जो कल्चरल लैंडस्केप है ना वो अलग है एज कंपेरिजन टू वेस्टर्न कंट्रीज। वेस्टर्न कंट्रीज में कल्चरल लैंडस्केप अलग है, हमारा कल्चर कुछ ऐसा है। देखो सुबह जल्दी उठना है, मतलब हमारे देश में रिलीजन का बोलबाला काफ़ी ज़्यादा है। सुबह सुबह उठना, भगवान की पूजा करना, इसे अच्छा माना जाता है। और सुबह लेट उठना, खास करके सनराइज के बाद, इसे हमारे कल्चर में अच्छा नहीं माना जाता है।
हालांकि देखो, आप इसे अपने से रिलेट मत कीजिएगा। कुछ स्टूडेंट्स की आदत होती है रात को देर रात तक पढ़ने की, और कुछ स्टूडेंट्स की आदत होती है सुबह जल्दी पढ़ने की। तो स्टूडेंट्स के लिए एक्सेप्शंस हैं, वैसे कल्चर की बात है। अभी हमारे देश में देखो, इस प्रकार की एक्टिविटीज़ ज़्यादा देखने को मिलती हैं, पूरी रात नहीं लेकिन लेट नाइट तक। जैसे स्मॉल स्ट्रीट फूड मार्केट, इंदौर में सराफा बाज़ार है, अहमदाबाद, बेंगलुरु, मेले वगैरह, फेस्टिवल्स वगैरह हमारे देश में ऐसे हैं जो देर रात चलते हैं। कुछ क्लब्स जो हैं अर्बन एरियाज़ में एक्टिव रहते हैं लेट नाइट तक। और ट्रेडिशनल जत्राज, न्यू एज फेस्टिवल्स जैसे म्यूजिकल नाइट्स, ये हमारे देश में लेट नाइट तक एक्टिव रहते हैं। इन्हीं को ज़्यादा आगे तक एक्सप्लोर किया जा सकता है, कैसे इनको बढ़िया से यूटिलाइज किया जाए और दूसरे शहरों में भी इस प्रकार की चीज़ें प्रमोट की जाएं जिससे विभिन्न लोगों को फ़ायदा हो। अब लास्ट में फिर से एक क्वेश्चन आता है, इज ए नाइट इकोनॉमी नेसेसरी? क्या ये ज़रूरी है? ज़्यादा बेनिफिट्स हैं नहीं, रिसोर्स ज़्यादा यूज होंगे, स्टाफ, ट्रांसपोर्टेशन, सेफ्टी मेजर्स, दूसरी कॉस्ट, मार्केट साइज इतना नहीं है, कल्चर और सेफ्टी का भी कंसर्न है। कंक्लूजन क्या है? इंडिया को ना नाइट इकोनॉमी तराशनी तो चाहिए, लेकिन अपने हिसाब से, वेस्टर्न कंट्रीज़ के हिसाब से नहीं। वेस्टर्न कंट्रीज़ को हाथों हाथ फॉलो करने के बजाय हमें हमारे इंडिया का कल्चर कैसा है उस हिसाब से सॉल्यूशन निकालना चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया नाइट इकोनॉमी से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया में रिलीजियस फ्रीडम से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। ये देखो, यूएस की एक बॉडी है, वहाँ की कांग्रेस की एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। जैसे इंडिया में पार्लियामेंट्री कमेटीज़ होती हैं उस टाइप की है ये बॉडी। फिर से बोलता हूँ, यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। इंडिया में जैसे पार्लियामेंट्री कमेटीज़ होती हैं उस टाइप की ये बॉडी है। अब इस बॉडी ने ना अपनी एक रिपोर्ट रिलीज़ की जिसमें इन्होंने कहा इंडिया में रिलीजियस फ्रीडम काफ़ी कम है, तो इंडिया को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की कैटेगरी में डाल दिया जाए। समझ गए? इस बॉडी ने इंडिया के खिलाफ काफ़ी कुछ खराब कहा और कहा कि इंडिया में रिलीजियस फ्रीडम नहीं है, बहुत कम है। बहुत सारे स्टेप्स सरकार ने ऐसे लिए हैं जिससे माइनॉरिटीज़ की धर्म की जो आज़ादी है वो खतरे में आ गई है, इसलिए इंडिया को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की कैटेगरी में डाल दिया जाए। इस बॉडी ने, यूएस की बॉडी है, इसने एग्जाम्पल्स भी दिए हैं। जैसे इंडिया में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, इसके अलावा कन्वर्जन से संबंधित लॉ, इंटरफेथ रिलेशनशिप से संबंधित लॉ, हिजाब पहनने का इशू, काउ स्लॉटर का कानून, ऐसे अनेकों कानून हैं या फिर रूल्स हैं जिनकी वजह से माइनॉरिटीज़ जैसे कि मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, सिख्स, दलित, आदिवासी, इन पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। इसके अलावा इस कमेटी ने यह भी कहा, यूएस की कमेटी ने, कि माइनॉरिटीज़ को बुरा भला कहा जाता है इंडिया में, और जो क्रिटिकल वॉइस होती हैं, मतलब जो माइनॉरिटीज़ की आवाज़ उठाती हैं, उन्हें दबा दिया जाता है। उनकी जो प्रॉपर्टी है वो डिमोलिश कर दी जाती है, उनकी सर्विलेंस होती है, उनका डिटेंशन किया जाता है। ऐसे एनजीओज जो माइनॉरिटीज़ की आवाज़ उठाते हैं उनको टारगेट किया जाता है, उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है फॉरेन फंडिंग प्राप्त करने के लिए। तो ये सारी बातें बोली गई हैं यूएस की कमेटी के द्वारा। अब देखो, ये कमेटी हर साल ऐसी बातें बोलती हैं। यूएस की सरकार हालांकि इंडिया को इस कैटेगरी में डालती नहीं, कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न। इंडिया ने भी जवाब दिया है कि आप अपना काम कीजिए, इंडिया की बेटर अंडरस्टैंडिंग आप डेवलप कीजिए, आप इंडिया को समझते नहीं हो, बिना सोचे समझे आपने ये सारी बातें इंडिया के बारे में बोल दी। और कुछ हद तक देखो सरकार की बात सही भी है। पहली बात, ये बॉडी जो है वो ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, और दूसरा ये बॉडी दूसरे देशों के बारे में बात करती है। यूएस में कितनी खराब सिचुएशन है, यूएस में ब्लैक्स के साथ कैसे अत्याचार होता है, कैसे रेसिज्म का शिकार होते हैं बहुत से लोग जो दूसरे देशों से आए हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं की जा रही इस कमेटी के द्वारा। तो इस कमेटी के डबल स्टैंडर्ड्स को दर्शाती है ये चीज। आर्टिकल में कहा जाता है, सिर्फ देखो एक बार ऐसा हुआ था कि 2005 में उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री, आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीज़ा कैंसिल हो गया था
2002 के गुजरात दंगों के कारण। अदरवाइज यूएसए की सरकार इस प्रकार की कमेटी की बातों पर ज़्यादा ध्यान देती नहीं है। और पिछले 2 दशकों से जब से ये कमेटी अपनी रिपोर्ट करना पब्लिश की है, उसके बाद से ही ऐसी ऐसी बातें इस कमेटी के द्वारा बोली जाती हैं और इंडिया भी रिजेक्ट कर देता है कि हम आपकी रिपोर्ट को स्वीकार नहीं करते हैं। ये हर साल होता है, एक ट्रेडिशन सा बन गया है। बट राइटर लास्ट में ना एक हिदायत दे देते हैं कि देखो, वैसे तो इंडिया को डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार की कमेटी की रिपोर्ट इंडिया की रेपुटेशन को खराब नहीं कर सकती। इंडिया की रेपुटेशन लंबे समय से बनी है, तो ऐसा नहीं है कि ऐसी कमेटी की एक आधी रिपोर्ट जो है वो इंडिया की रेपुटेशन को खराब कर देगी। बट इंटरनली सरकार को कोई भी फीडबैक मिलता है तो सरकार को वो फीडबैक लेना चाहिए और ऑडिटिंग करवानी चाहिए, कितनी सच्चाई है इन आरोपों में, रिलीजियस फ्रीडम कैसी है, वास्तव में किसी के साथ भी कुछ गलत हुआ है, यहाँ पे केस माइनॉरिटीज़ का है तो माइनॉरिटीज़ की फ्रीडम की ऑडिटिंग होनी चाहिए। ये सरकार का दायित्व भी है, कर्तव्य भी है, तो ये सरकार को जरूर करवाना चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इंडिया में रिलीजियस फ्रीडम से संबंधित। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज हमने 3 इश्यूज को डिटेल से डिस्कस किया। सबसे पहले हमने डिस्कस किया यूएन में इंडिया के रोल से संबंधित आर्टिकल, उसके बाद हमने डिस्कस किया नाइट इकोनॉमी से संबंधित आर्टिकल, और सबसे लास्ट में रिलीजियस फ्रीडम से संबंधित आर्टिकल हमने डिस्कस किया। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।